हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जीवों में जनन। तो मैं आपको पहला चैप्टर समझाने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो हम आपको स्टार्ट करना जा रहे हैं अब। तो स्टार्ट करने से पहले ये आपको पहला स्टेप है जीवों में जीवन अवधि। जीवन अवधि हो गया। और जीवन अवधि, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है और उनके पश्चात प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल कहते हैं या उसे जीवन अवधि कहते हैं। जीवन काल को, इसको हम जीवन काल भी कह सकते हैं, नहीं तो जीवन अवधि भी कह सकते हैं। दोनों की बात सेम ही है। तो जैसे कि इसका डिफिनेशन होगा, किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। तो आपको जीवन अवधि तो समझ में आ गया होगा। जब कोई भी जीव जन्म लेता है और उसके बाद वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। प्राकृतिक मृत्यु की मतलब कि ऐसे कि कोई बीमारी से नहीं मरा, कोई एक्सीडेंट से नहीं मरा, प्राकृतिक मृत्यु से मरा, वो अलग बात होता है। जैसे कि बचपन, जैसे कि हमारा जन्म हो गया आपका 2010 का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु 2020 में हुई। तो इसे जो डेट किया है, तो 2010 से लेकर 2010 जो होता है, 2010 से लेकर 2020, तो इस दोनों के बीच की जीवन अवधि हो गया 10 साल। तो इसे हम जीवन अवधि कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपका हो जाएगा, आंसर इसका आंसर हो जाएगा, किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, अब आपको एग्जाम्पल की तरह आपको समझा देता हूँ कि आम के पादप का जीवन काल, जो आम का पेड़ होता है, आम का पेड़, उसका जीवन काल जो हो गया
जीवन काल लिखें चाहे अवधि, दोनों बराबर ही होता है। जीवन काल कहें या जीवन अवधि दोनों एक ही माना जाता है। तो इसका जीवन अवधि हो गया आम का 200 वर्ष, यानी आम का जो पेड़ है वो 200 वर्ष जीवित रहता है। और यही पीपल का मान लीजिए, आपका जो पीपल का जो जीवन अवधि होता है, पीपल का जीवन अवधि वो आपका 2500 वर्ष होता है। तो एनसीईआरटी बुक में देख रहे होंगे कि आम के जीवन अवधि की तुलना में पीपल के जीवन अवधि की तुलना में ये तुलनात्मक की जाए, मध्यांतर की जा रहा है। तो इन आम का जीवन अवधि 200 वर्ष होता है और पीपल की जीवन अवधि 200 वर्ष होता है। तो आप नोट में ये लिखेंगे कि भिन्न प्रकार के जीवों का जीवन अवधि जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जीवन जो अवधि होता है वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार कौवा के देखिए, एक और एग्जांपल आपके लिए रख देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर अब 2 रख देता हूँ आपके सामने। ये एग्जांपल नंबर 2 ये है कि जो कौवा होता है, कौवा का जीवन अवधि जो होता है वो आपका हो जाता है 15 वर्ष। कौवा जो जीता है वो 15 वर्ष तक जीता है। ये जो कौवा के वर्ष तक वो 15 वर्ष तक जीता है। जबकि तोता है, तोता का जीवन अवधि, ये जो तोता का जीवन अवधि होता है वो 140 वर्ष का होता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि तोता 140 वर्ष ही जीता है। तोता की बहुत सारे प्रजाति होते हैं, मतलब कि बहुत सारी उसकी प्रजाति होते हैं। प्रजाति इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि उसी प्रजाति हो, इसीलिए सबसे ज़्यादा मतलब तोता का सबसे फास्ट जो तोता का होता है वो प्रजाति सबसे ज़्यादा जीने वाला प्रजाति होता है वो 140 वर्ष तोता का जीता है। हायर होता है वही तोता का 140 वर्ष जीता है। जीवन अवधि कितनी भी हो परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। यानी अब नोट नंबर ये लिखेंगे, नोट नंबर 1 था और नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 यानी कोई भी जीव की मृत्यु निश्चित होता है। यानी कोई भी जीव हो उसकी मृत्यु निश्चित होता है। वो कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु तो यथार्थ निश्चित होता है। एक कोश के जीव अमीबा, जैसे कि आप अमीबा को ले लीजिए।
अमीबा जो है उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। उनकी वृद्धि के साथ साथ उनकी द्विविभाजित हो जाता है। तो आपका ये नोट हो गया तीसरा। आपका ये जो नोट हो गया तीसरा, यानी एक कोशिकीय जीवों की मृत्यु, एक कोशिकीय जीवों की मृत्यु नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, जो कि अमीबा को आप देखते होंगे ऐसे करके उसकी संरचना होता है। ये डीएनए होता है, उसके केंद्रक बिंदु होता है जो आगे चल के वो दो खंडों में विभक्त होता है। उसकी डीएनए खंड अलग अलग बन जाते हैं, उसके केंद्रक भी दो हो जाते हैं। इस तरह ये जो है विभक्त होकर ये दो कोशिका केंद्र कोशिका का निर्माण करते हैं और इन्हें डॉटर सेल कहते हैं और इन्हें अमीबा कहते हैं। अमीबा पेरेंट और ये जो खंडित होके उसके बाद एक नया कोशिका का निर्माण कर देते हैं, एक अलग कोशिका का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसा हम जानते हैं कि मतलब कि हम जानते थे यहाँ पे नोट में लिखाया गया है कोई भी जीव अमर नहीं होता है। अमर निश्चित तौर पर अमर नहीं होता है, लेकिन एक कोश के जो जीव होते हैं वो मृत्यु उनकी नहीं होती है, वो सेल डिवीजन करते हैं, यानी मतलब कि वो विभाजित हो जाते हैं, वो द्विविभाजित हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके विभाजित हो जाते हैं और इसीलिए एक कोश के जीवों को अमर कहा जाता है। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है। वे जीव जो जनन करके नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें जनक कहते हैं और उत्पन्न हुए नए जीव की संतति ऑफस्प्रिंग कहते हैं। उत्पन्न संतति वृद्धि करके परिपक्व होती है और प्रजनन योग्य होकर जनन करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। हमको जीवों में जनन जैविक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है कि जनन करने से दो अभिप्राय होते हैं। पहला कि जनन करने से आपकी जनन करने से आपकी यह अभिप्राय है कि जीवन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है और प्रजनन के कार्य। दूसरा ये जाति की जीवन क्षमता, जनन से जाति की निरंतरता बनती है जिससे जाति विलुप्त नहीं होता है। जैसे कि आपके पिता आपको जन्म देने के योगित किए हैं और उसके बाद आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, तो इस तरह आपकी विलुप्तता नहीं होती है। जैसे कि जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है और
जिससे जाति विलुप्त नहीं होता है। इसके विभिन्नताएं ये है कि जनन से जीवों में विभिन्नताओं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रह सकती है। अब विभिन्नता इसलिए होती हैं कि माता के डीएनए अलग होता है और पिता के डीएनए अलग होता है, और उन दोनों डीएनए को मिलने से एक नया डीएनए का निर्माण होता है। जैसे कि आप वाइट कलर को ले लीजिए और रेड कलर को ले लीजिए, वाइट रेड दोनों कलर को मिक्स करिएगा तो गुलाबी कलर बनेगा। वैसे ही जब माता के डीएनए अलग रहता है और पिता के डीएनए अलग रहता है तो जो संतति उत्पन्न होती है उससे माता पिता कुछ हट के उसकी चेहरा आकृति और विशालता की मतलब कि अलग अलग उसकी शरीर में रचनाएं होती है। जनसंख्या संगठन, अब 4 नंबर पढ़ते हैं जनसंख्या संगठन। जनन नवजात शिशुओं, युवाओं, पूर्ण व्यक्तियों तथा वृद्धि की जनसंख्या नियमन बनाए रखना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में 1.25 करोड़ वासी हैं। ये 2010 के जनगणना के अंतर्गत, अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, तो ये जनसंख्या संगठन इसलिए कह रहा है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो हम दो हमारे दो की नारा नहीं लेता, तो हम दो और हमारे गिन लो ऐसे करके नारा चलता है। तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रित रहना चाहिए। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रित करने से थोड़ा एक्सेप्टेड होता है, और प्रतिस्थापन जनन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों एवं प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों का नए जीवों में प्रस्थापना होता है। तो आप जैसे ही जानते हैं कि अभी जनन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा जनन। जनन क्या है या प्रजनन? जनन कहेंगे या प्रजनन कहेंगे। तो जनन या प्रजनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन। और इसे जनन को हम परिभाषित करते हैं जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीव की जन्म देता है। वे जीव
वे जीव जो नवीन जीव को नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें पेरेंट जनक कहते हैं और जैसे कि हम जानते हैं जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है। वे जीव जो नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें पेरेंट जनक कहते हैं और उत्पन्न हुए नए जीव को संतति ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो उसे ही जन्म कहते हैं। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है। तो वे जीव जो नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें पेरेंट कहते हैं और उत्पन्न हुए नए जीव को संतति ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो उसे ही जनन कहते हैं। और इसको शॉर्ट में और डाल के आप इसे भी याद रख सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे ही जनन कहते हैं। तो उसे ही जनन कहते हैं। अब जनन क्या होता है? जनन तो आपको समझ में आ गया। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है। वे
वे जीव जो नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें पेरेंट जनक कहते हैं और उत्पन्न हुए नए जीव को संतति ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, तो उसे ही जनन कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन ये भी है, वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे ही जनन कहते हैं। अब जनन की कार्य देख लेते हैं हम। जनन क्यों करते हैं, जनन के क्या कार्य हैं कि जनन हम लोग करते हैं। तो ये रहा आपका जनन का कार्य। तो प्रजनन कहें या जनन कहें, बात सेम ही है। तो ये रहा प्रजनन के कार्य। प्रजनन कार्य तो इंग्लिश में आपको कहेंगे फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये रहा आपका 1 पॉइंट। जीवन क्या है, जीवन ये रहा आपका जीवन। पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। पृथ्वी पर जीवन जो होता है वो पृथ्वी पर जीवों का पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। प्रजनन अनिवार्य है। जाति की जीवन क्षमता, जो जाति होती है, दूसरा नंबर ये है। आपको हम मान लेते हैं दूसरा नंबर ये है। जाति की जीवन क्षमता, जाति की जो जीवन क्षमता है, जनन से जाति की निरंतरता बनती है। जनन से ही जाति की निरंतरता बनती है, जिससे जाति विलुप्त नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि जिससे जाति विलुप्त नहीं होता है। तो ये रहा आपको जनन से ही जाति की निरंतरता बनी
रहती है, जनन से ही जाति की निरंतरता बनी रहती है, जिससे जाति विलुप्त नहीं होता है। जिससे जाति विलुप्त नहीं होता है। अब हम दूसरे पार्ट को समझते हैं। ये दूसरा जो है, जनन से ही जाति का निरंतरता बनी रहती है, जिससे जाति विलुप्त नहीं होता है। और ये तीसरा रहा आपका ऑप्शनल, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं जनन से ही जीवों का विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जनन से ही जो जीव होता है उनकी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यानी अलग अलग होते हैं। उनसे विभिन्नताएं मतलब कि अलग अलग जीवों में जो जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। इसे अलग अलग के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका तीसरा जो है विभिन्नताएं, आपको बता दूं कि जिससे कि हम लोग जानते हैं कि माता का जो माता का डीएनए होता है और पिता का डीएनए होता है, दोनों का डीएनए अलग अलग होता है, जिससे उत्पन्न संतान कुछ माता गुण लेते हैं, कुछ पिता गुण लेते हैं। उससे एक नया जीन तैयार होता है, जहाँ नया डीएनए तैयार होता है। इससे जो बच्चा उत्पन्न होता है उसका जो शारीरिक निरंतरता बनी रहती है, उससे ये बच्चा अलग अलग पाया जाता है, शारीरिक रूप से अलग पाया जाता है, मानसिक रूप से अलग पाया जाता है। तो ये रहा आपका विभिन्नताएं में जनन से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं इन विभिन्नताओं के कारण ही इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रहता है। पृथ्वी पर जीवित रहता है। अब जनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। जनन जो होता है, वे जो जनन के प्रकार
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये जनन जो होता है ये दो प्रकार का हो जाता है। ये जनन होता है वो दो प्रकार का हो जाता है। तुम लिखेंगे कि जनन, ये जो जनन होता है ये दो प्रकार का होता है। ये जनन होता है ये जो दो प्रकार का होता है। जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका लैंगिक जनन और दूसरा हो जाता है अलैंगिक जनन। दूसरा जो होता है वो अलैंगिक जनन हो जाता है। तो इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा और चलते हैं आज समाप्ति की ओर। गुड बाय।